बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स में आज हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करने, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट है। जैसे आपने देखा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 4 में कि हम वर्क का यूनिट लेते हैं जाउल, और एनर्जी का यूनिट भी जो है वो जाउल ही होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये भी एनर्जी का ही यूनिट है, या वर्क का ही यूनिट इसको कंसिडर करें, लेकिन ये एक स्मॉलर यूनिट है। तो आज के इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें इस यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इस यूनिट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमने ये देखा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पॉइंट चार्जेस के साथ डील करते हैं। तो पॉइंट चार्जेस का साइज़ बहुत कम होता है, और अगर साइज़ कम होता है तो उनके ऊपर जो चार्ज की मिकदार है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब है कि जब चार्ज बहुत कम होगा तो उस वक्त जब आपने एनर्जीज़ फाइंड करनी होंगी तो वो एनर्जी के जो यूनिट्स आएंगे वो बहुत ही स्मॉल होंगे। तो इसलिए हमने यानी एनर्जी की मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होगी, तो इसके लिए एक छोटा यूनिट जो है वो होना लाजमी है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ा है वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप डेल्टा वी कहेंगे वो होगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ये ए टू बी हमने मूव करवाया इस पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करवाया और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम रखा, यानी उतनी ही फोर्स लगाई जितनी फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की जानिब लगा रही है। और हमने देखा कि ये जो वर्क डन होगा एक्चुअली में ये वर्क डन जो है वो अपीयर होगा एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी उसको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे हम क्या करेंगे, देखेंगे। यहाँ से अगर आप डेल्टा यू की वैल्यू ले लें तो वो किसके बराबर आएगी, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। अब फ़र्ज़ करें कि जो चार्ज की अमाउंट है वो है जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जितनी, यानी जो क्यू नॉट है ये किसके बराबर है, बिल्कुल उतना ही है जितनी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है चार्ज की। अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.60 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो ये डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी ये बन जाएगी 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू डेल्टा वी। अब अगर आप चार्ज को यहाँ से उठाया आपने ए पॉइंट से उठा के आपने रख दिया बी पॉइंट पे, और चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो इसका मतलब है वो क्या चीज़ गेन करेगा, वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे वो अपीयर हो जाएगा जितना भी वर्क किया था। अब अगर आप तो इसको पॉइंट बी पे रखना चाहते हैं, यानी इस चार्ज को आप ए से उठा के पॉइंट बी पे अगर तो रखें तो आपको कंटिन्यूसली जो है वो क्या करनी पड़ेगी, उसको एनर्जी सप्लाई करते रहने पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसको यहीं पर छोड़ दिया जाए, यहीं पर अगर आप उस चार्ज को रिलीज़ कर दें, तब जब वो चार्ज को रिलीज़ करेंगे तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव से कहाँ पर, नेगेटिव की जानिब जो है वो क्या करने लग पड़ेगा, मूव करने लग पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर चुका है अब वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के तौर पे अपीयर हो जाएगी। यानी आपने ये पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब है यही जो पोटेंशियल एनर्जी है जो उसमें मौजूद है वही अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर हो जाएगी। तो ये आ जाएगी 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू डेल्टा वी। अब फ़र्ज़ करें इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो था 1 वोल्ट के बराबर। तो अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और डेल्टा वी की जगह 1 वोल्ट आ रहा है, तो 1 वोल्ट। और आपने वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो होती है जाउल पर कूलम, तो मैंने वोल्ट की जगह जाउल पर कूलम लिख दिया। ये कूलम कैंसिल कर दें तो ये आंसर आ गया 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ने गेन की है
जब वो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस वाली दो प्लेट्स के दरमियान क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी वो दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा है जिनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के इक्वल है। तो ये आपके पास डेल्टा के ही आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपने डेल्टा के ई मालूम किया और ये बिल्कुल किसके बराबर था, डेल्टा यू के बराबर था, और वो बराबर है क्यू नॉट डेल्टा वी। तो अगर क्यू नॉट किसके बराबर है, क्यू नॉट बराबर है एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर, और डेल्टा वी किसके बराबर है, 1 वोल्ट के बराबर, तो उस वक्त चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर होगी, 1 इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, यानी वो क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। तो क्यू नॉट की जगह 1 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा वी की जगह वोल्ट, तो उसको कहा जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल है। तो इसका मतलब है ये नहायत ही स्मॉल एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए ये एनर्जी का एक स्मॉलर यूनिट है। अब इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, आप डिफ़ाइन करेंगे वर्क डन इन इसको डिफ़ाइन करेंगे द एनर्जी लॉस्ट और acquired by an electron when it traverses a potential difference of 1 volt। का मतलब है कि चार्ज की अमाउंट 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होनी चाहिए, और जिन दो पॉइंट्स के दरमियान वो मूव करेगा उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। तब जाके जो एनर्जी वो गेन करेगा या ज़ाया करेगा वो किसके बराबर होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब इसके साथ ही है एक एग्जांपल, वो है 12.4 जिसको हम डिस्कस करते हैं। अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है जो चार्ज की अमाउंट है वो बराबर है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। वो दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रहा है, फॉल कर रहा है, जिनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 3.0 वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाई इट। तो वो कितनी एनर्जी जो है वो क्या करता है, एक्वायर करता है। तो हम डेल्टा के ई हमें पता है वो है Q इंटू डेल्टा वी। Q की वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा वी की वैल्यू है 3 वोल्ट। तो ये बन जाएगी 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन और वोल्ट को आपने वैसे रहने देना, आपने जस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाओ। तो 6 को जब 1.6 से डिवाइड कर देंगे ये बन जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻19 जाओ। तो ये आपके पास जो है वो एनर्जी है जो वो चार्ज पार्टिकल जो है गेन करेगा। इसी के साथ हमारा एक छोटा सा कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स का। ये दोनों यानी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम पढ़े हैं ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन याद रखनी है और उसका फॉर्मूला याद रखना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। और ये जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है इनको भी आपने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे यानी इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो सिमिलैरिटीज़ हैं उनको हम याद रखेंगे। MCQs में भी जो है वो आ सकता है। अब इलेक्ट्रिक फ़ोर्स आप जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स पहले की हम बात कर लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होती है चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में हमने ये साबित किया कि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो होती है वो क्या होती है, एक कंज़र्वेटिव फ़ोर्स। अब कंज़र्वेटिव फ़ोर्स को रिकॉल कर लेते हैं कि एक ऐसी फ़ोर्स जिसकी वजह से वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, या जो वर्क डन होता है वो ज़ीरो होता है इन अ क्लोज्ड पाथ, उसको क्या कहा जाता है, कंज़र्वेटिव फ़ोर्स कहा जाता है। तो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स जो है कंज़र्वेटिव फ़ोर्स है। सेम यही वाली जो सिचुएशन है वो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स के लिए भी होल्ड करती है। तो इसका मतलब है कि मैथमेटिकली ये भी प्रूव किया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है वो भी एक ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है। खैर हायर क्लासेस में इसको प्रूव किया जाता है। तो पहली सिमिलैरिटी कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो क्या हैं, कंज़र्वेटिव फोर्सेस हैं। दूसरी सिमिलैरिटी जो है वो देखते हैं। दूसरी सिमिलैरिटी वो ये है F इज़ इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्केयर। ये इसकी फॉर्म है जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और जो कूलम्स लॉ है उसकी जो फॉर्म है वो है K Q1 Q2 ओवर r स्केयर। K को आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। खैर मैंने
के और जी यानी फॉर्म एक जैसी बनाने के लिए इस तरह से यूज़ किया। अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? पहली सिमिलरिटी, यहाँ पर फोर्स जो है वो दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर जो फोर्स है वो दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स होती ही मैसेज के दरमियान है, यानी मैटर्स के दरमियान है, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्जेस के दरमियान होती है। तो यहाँ पर जो भी हमारे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, यानी पॉइंट मैसेज से, उनकी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी बात, यहाँ पर फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जिसको कहा जाता है कि ये इन्वर्स स्केयर लॉ ओबे करती है। यहाँ पर जो फोर्स है वो डिस्टेंस के स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब है ये भी इन्वर्स स्केयर लॉ जो है वो क्या करती है, ओबे करती है। तो दूसरी भी इनके दरमियान जो है वो क्या निकल आई, सिमिलैरिटी निकल आई कि इन्वर्स स्केयर लॉ को दोनों ओबे करती हैं। और दूसरे बात, दोनों की फॉर्म एक जैसी है और दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q1 Q2 की या M1 M2 की प्रोपोर्शनल उसके प्रोडक्ट के। ये वाली बात जो है वो कवर हो गई यहाँ पर। अब डिफरेंसेस जो है वो देखते हैं। डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? पहली हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव नेचर के ऊपर। यहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट K, इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर G की वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हमारे पास जो है। अब आप देखें, ये है 10⁻⁹ और ये 9 भी अप्रॉक्सीमेटली 10 नहीं है, तो इसका मतलब है ये तो बहुत लार्ज है। और ये है 10⁻⁻19, इसका मतलब है ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये नहायत ही कम है। तो इसका मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, एक वीक फोर्स है। यानी आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं, ये नहीं इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी वीक है कि इसको निगलेक्ट किया जा सके। आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, वरना आप जानते हैं ग्रेविटी जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर आपको कहा जाए कि एक 100 किलोग्राम का बैग ज़रा उसको पकड़ें, उठाएं और पिक करके खड़े हो जाएं, तो आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लेके खड़े हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं। उसकी वजह क्या है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स उस वक्त कंसिडर होगी अगर मैथ ज़्यादा हो। तो इसलिए आपस में कंपैरिजन में K इज़ मच ग्रेटर देन G, सो दिस इज़ स्ट्रॉन्गर एज़ कम्पेयर टू दिस, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ स्ट्रॉन्गर फोर्स एज़ कम्पेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बात होगी। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकती है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है। हमने कहा था अनलाइक चार्जेस, यानी पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अट्रैक्टिव नेचर भी हो सकती है। और दूसरी, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये कौन सी नेचर हो सकती है, रिपल्सिव नेचर भी हो सकती है। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ अट्रैक्टिव होगी और ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों जो है वो हो सकती हैं। और तीसरी जो बात है, बिल्कुल लास्ट बात, वो ये है, हमने देखा था कि जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दिया जाता है तो इसका मतलब है फ़ोर्स कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है उस पे डिपेंड करती है। इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, वाइल ये जो है आपके पास ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, ये मीडियम इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें ये दो मैसेज हैं, एक है M1 और ये है M2। इनके दरमियान जो है वो क्या मौजूद है, एयर। और फ़र्ज़ करें ये इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मैं उसको कहता हूँ वो F के बराबर है, जो कि आप इस फार्मूले से निकालते हैं। यही वाले दो मैसेज मैं दोबारा से यहाँ पर रखता हूँ, M1 और M2। अब मैं इन दोनों के दरमियान वाटर की बजाय लिक्विड, यानी एयर की बजाय एक लिक्विड वाटर फिल कर देता हूँ।
अभी भी इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या रहेगी F, अगर इनके दरमियान फासला क्या रहता है, सेम रहता है। तो इट मीन्स कि अगर आप हमारे पॉइंट में से चेंज ना करें और डिस्टेंस चेंज ना करें तो फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मीडियम दरमियान में जो मर्ज़ी करते रहें, इवन यहाँ पर वैक्यूम रख दें तब भी फोर्स उतनी ही रहेगी। इसका मतलब है ज़मीन और चाँद के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, अगर दोनों के दरमियान डिस्टेंस तकरीबन क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये आपके पास पहली बात, ये है मीडियम डिपेंडेंट। तो इसका मतलब है ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, इनके दरमियान आपने रखी वैक्यूम, तो फोर्स थी ज़्यादा। अब सेम यही वाले चार्जेस आपने रखे Q1 और क्या रखे Q2, फासला उतना ही है जितना यहाँ पर है। अब वैक्यूम की जगह आपने क्या कर दी, यहाँ पर कोई और चीज़ रख दी, मसलन आपने ग्लिसरीन रख दी। अब फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कितने गुना रिड्यूस होगी, रिलेटिव परमिटिविटी, जितनी ग्लिसरीन की रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतने गुना जो है वो फोर्स कम हो जाएगी। इसका मतलब है ये शील्डेबल है, यानी मसलन दो चार्जेस के दरमियान बहुत ज़्यादा फोर्स है और आप चाहते हैं कि भाई फोर्स थोड़ी सी कम हो जाए, तो आप इसके दरमियान कोई रुकावट रख दें, कोई यानी मीडियम रख दें जो उसकी फ़ोर्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन अगर दो मैसेज के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है और आपको कहा जाए कि इसको कम करें, तो इसको कम करने का तरीका सिर्फ यही है कि इनके दरमियान फासला बढ़ा दें। ठीक है, ये नहीं है कि आप इनके दरमियान कोई रुकावट रख देंगे तो फिर उससे कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये शील्डेबल नहीं है, इसको शील्ड नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता दरमियान में कोई रुकावट ला के। ये शील्डेबल है, इसको आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से यानी ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करें। इनकी सिमिलैरिटीज़ और इनकी जो है वो डिसिमिलैरिटीज़ याद रखें, डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, और उसके अलावा जो है वो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है और कितने जूल के बराबर होता है और कहाँ पर जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।